हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उन सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपसे हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए साथ ही साथ आपके पीसीएस जे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो साथियों सिर्फ इसको ये ना समझ के पढ़िएगा कि सिर्फ हम एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं क्या, हिंदू मैरिज एक्ट। साथियों इसमें आज हम वन लाइनर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। साथियों आप समझ सकते हैं वन लाइनर सीरीज़ में हम उन्हीं सभी चीज़ों को टैकल करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन को हिट करता है। जो भी चीज़ें डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में वन लाइनर फॉर्म में पूछा जाता है उन्हीं सभी सीरीज़ को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं साथियों हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पे देख लीजिए वन लाइनर सीरीज़ कैसा है। इसी टाइप के वन लाइनर सीरीज़ को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। साथ साथ ये भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि कब कब किस किस एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर साथियों हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें, किसके ओवरव्यू के, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है अगर इसके हम बेयर प्रोविज़न और इसके ओवरव्यू के बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका समय लेंगे और उस ओवरव्यू को मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। अगर साथियों हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हामा एक्ट मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, तो साथियों अगर हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सबसे पहला आता है ये हिंदू मैरिज एक्ट है कब का, तो साथियों 1955 का हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट बना कब था, कब कोडिफाई हुआ था, तो 1955 में हुआ था। इसका एक्ट नंबर आपसे पूछेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ें रेलिवेंट आपको बता रहा हूँ। पूछेगा आपको इसका एक्ट नंबर, तो जो इसका एक्ट नंबर पूछेगा 25 नंबर का एक्ट नंबर है। इसका एक्ट नंबर है 25 ऑफ 1955। ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन हो गया। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था, कि ये 1955 में बना था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये एक्ट नंबर इसका क्या है। साथियों अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, एक्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। तो एक्ट नंबर की अगर बात करेगा तो एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 का है। सबसे पहली बात ये आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें पूछेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम सेक्शंस की हम बात करते हैं साथियों तो इसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 तक इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए जो सेक्शन नंबर 30 आपका है ये क्या है, ये रिपील्ड है। आपसे टोटल पूछेगा कि कितना सेक्शन है, तो टोटल इसमें 30 सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपका सेक्शन नंबर 30 यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। हमें कितना सेक्शन पढ़ना है, हमें सेक्शन नंबर 29 पढ़ना है। हमारे पास मात्र 29 सेक्शन ही हैं, किसके अंतर्गत, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। ये आपको आइडिया लग गया। अब साथियों हम इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें। सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक जगह रखने का प्रयास करूँगा। अगर सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बस सेक्शन डाल रहा हूँ। सेक्शन नंबर 5 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करता है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 8 आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन नंबर 8 को आपको पढ़ना है जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर साथ ही साथ सेक्शन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 9, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 10 हमको पढ़ना है जो कि जेसी के बारे में, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में हमको बताता है। सेक्शन नंबर 11 आपको यहाँ पे पढ़ना है जो कि हमको क्या बताता है, ये बताता है वाइड मैरिजेस, किसको हम वाइड मैरिजेस कहते हैं। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 12 को हमको पढ़ना होता है जिसमें वाइडेबल मैरिजेस के बारे में बात करता है। साथ ही साथ हमको सेक्शन नंबर 13 पढ़ना है। साथियों बस यही आपको सेक्शंस, इतने ही सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन हैं आपके पास। अगर आप इन 7 सेक्शंस पे कमांड बना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चंस को इजीली डील कर ले जाएंगे। अगर सेक्शन नंबर 13 की हम बात करें और सेक्शन नंबर 5 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्शन नंबर 13 से पूछा जाता है और सेक्शन नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही दो ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में, अगर आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पर कहूँ तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सेक्शन नंबर 5 से और सेक्शन नंबर 13 से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी था, इसी स्ट्रेटेजी को अब हमको फॉलो करते हुए चलना है। साथियों, अब जब सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अगर सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 आपको लर्न करना है तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक आप इसको कैसे लर्न करेंगे। तो साथियों, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 अगर आपको लर्न करना हो तो 1 मिनट का समय दीजिए। आप SADO शैडो बना दीजिए। आपका सेक्शन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ये सेक्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये सेक्शन नंबर 4 है। सेक्शन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ये कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 2 की किस चीज़ की बात करता है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट्स की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कहाँ कहाँ पे हमारा एक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन में होगा। सेक्शन नंबर जो हमारा डी बताता है, डी हमारा क्या बताता है साथियों, तो डी हमारा डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में बताता है। अब साथियों, कभी कभार आप देखे होंगे कि कभी कभार आप ये देखे होंगे कि डेफिनेशन क्लॉजेज आपको सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें मेजर एक्ट की, अगर हम बात करें, अगर हम CRPC की बात करते हैं, अगर हम CPC की बात करते हैं तो आपको डेफिनेशन क्लॉजेज देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट की हम बात करते हैं साथियों, किसकी, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सेक्शन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन नंबर 3 में यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉजेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप हड़बड़ाइएगा नहीं, पैनिक बिल्कुल ना होइएगा कि सेक्शन नंबर 2 में हमने ऑलवेज देखा है कि डेफिनेशन क्लॉजेज है और सेक्शन नंबर 2 भी ऑप्शन दिया है और आप मार्क करके चले जाएंगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम लिया और आपको ये बताने का कोशिश किया। तो सेक्शन नंबर 3 में आपका क्या है, आपके डेफिनेशन क्लॉजेस को बताया, और सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया है, तो साथियों ओवरराइडिंग इफेक्ट्स के बारे में बताया। किस चीज़ के बारे में बताया है, ओवरराइडिंग इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया है। तो देख लीजिए, जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 4 था, ये आपने शैडो बना दिया। जैसे ही शैडो बनाया आपका शॉर्टकट तैयार हो गया और शॉर्टकट से आपने इसको याद कर लिया। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ द कोड की बात करता है, 3 में डेफिनेशन की बात करता है और 4 में क्या बात करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ऑफ द एक्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक, अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। सेक्शन नंबर अगर हम 5 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 5 को अगर आपको याद करना है तो कैसे आप याद करेंगे सेक्शन नंबर 5 को, तो इसमें कंडीशंस के बारे में बताया गया है। कैसे कंडीशंस के बारे में बताया गया साथियों, तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के कंडीशंस के बारे में बताया गया और ये कंडीशंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन नंबर 5 में कितने प्रकार के कंडीशंस के बारे में आपको बताया गया है साथियों, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब सेक्शन 5 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार के कंडीशंस को भी बताया गया है। और यही 5 सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत 5 प्रकार के कंडीशंस हैं और ये 5 प्रकार के कंडीशन से आपसे भर के आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में और एज वेल एज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही 5 कंडीशंस आपको फंसाने का 100% प्रयास करता है। तो सेक्शन 5 में क्या बताया गया, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कौन कौन से कंडीशंस में हिंदू मैरिज एक्ट की शादी होगी। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, अगर वो शादी करना चाहता है तो वो किस किस कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर हिंदू मैरिज एक्ट को वो फॉलो कर रहा है तो कौन ऐसा कंडीशन है जिसको उसको पहले शादी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हमको बताता कौन है साथियों, तो ये हमको बताने का काम सेक्शन नंबर 5 करता है और उन सभी चीज़ों को अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जब हम वन लाइनर को अभी स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपके सामने ओवरव्यू को रख रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 5 की कहानी आपने समझ लिया। सेक्शन 6 पे दिमाग ही नहीं लगाना है, खत्म है, इसमें कुछ बोला ही नहीं गया, रिपील्ड है। सेक्शन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 7 आपको क्या बताता है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में, जो सेरेमनीज हम लोग करते हैं हिंदू विवाह के लिए, कर्मकांड जो हम लोग करते हैं उसी सेरेमनीज को बताया जाता है। हल्दी का रस्म हो गया, मेहंदी का रस्म हो गया, जो भी व्हाटएवर आप सेरेमनीज करते हैं ये सेक्शन नंबर 7 बताता है। तो शादी में आप जाते हैं, क्या करते हैं, सेरेमनीज को फॉलो करते हैं और सेरेमनीज में क्या होता है, 7 फेरे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन नंबर 7 से आप क्या कर सकते हैं, 7 फेरा, और 7 फेरे से आप क्या याद कर सकते हैं, सेरेमनीज भी आप सेक्शन नंबर 7 को लर्न करते हैं। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 8 आ जाता है साथियों और सेक्शन नंबर 8 आपको क्या बताता है कि अगर आपने कंडीशंस को फॉलो किया सेक्शन नंबर 5 में, कितने प्रकार के कंडीशन है, तो सेक्शन 5 में 5 प्रकार के कंडीशन है। सेक्शन 6 पे दिमाग ही नहीं लगाना है। सेक्शन 7 में क्या बताया है, तो हमको यहाँ पे बताया जा रहा है सेरेमनीज के बारे में और कितने प्रकार के सेरेमनीज होती हैं, तो साथियों तमाम प्रकार की सेरेमनीज होती हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती है सप्तपदी की सेरेमनी, 7 फेरा का। तो सेक्शन नंबर 7 में हमको क्या बताया गया, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया
बता दिया। तो साथियों जब आपने कंडीशन को फॉलो कर दिया, जब आपने सेरेमनीज कर लिया, तो अब सदिया को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ना प्रभु। अब यहाँ पे सेक्शन 8 में आपको दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 8 में आप क्या कर लीजिए, अपने शादी को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको समझ में आ गया, सेक्शन 8 में आपको क्या दे रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक बातें क्लियर हो गई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब आपके लिए मैं कितना सिंपल बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 9 में क्या बात करता है साथियों, सेक्शन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, मीन्स कि यहाँ पे शॉर्टकट में RCR कहेगा। क्या RCR का मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में कह रहा है, मीन्स कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना के बारे में हमको यहाँ पे बताता है। और किसके अंतर्गत बताता है, तो सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत बताता है। और सेक्शन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, ये कहता है न्यायिक सेपरेशन, मीन्स कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। अधिकार दूर नहीं होने देंगे, हमारे पास अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको जुडिशियल सेपरेशन रह सकते हैं। हम तुम्हारे कहने से हम नहीं जाएंगे, हम किसके कहने से जाएंगे, हमको जुडिशरी, हमको अलग कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको न्यायालय ही अलग कर सकता है। तो जुडिशियल सेपरेशन हमको कहाँ बताया गया, तो सेक्शन नंबर 10 आप खोलते हैं तो वहाँ पे आपको जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर अगर 11 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वॉइड मैरिज की बात करता है। और साथियों जब हम कभी भी वॉइड मैरिज की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है वॉइड एब इनिशियो। कोई चीज़ क्या कब से शून्य होती है, तो वो शुरुआत से ही शून्य होती है। और इसको हम कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है वॉइड एब इनिशियो हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम यही सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 12 में वाइडेबल की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है, तो वाइडेबल की बात करता है। वाइडेबल के अंतर्गत ये होता है कि एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टीज, इसको भी हम कह सकते हैं। ये भी एक मैगजीम आपके लिए बन सकता है। सेक्शन नंबर 12 तक आप लोगों ने देख लिया। सेक्शन नंबर 11 में आपको फंसना नहीं है। सेक्शन नंबर 11 जो कहता है वो शुरुआत से ही शून्यता के बारे में बात करता है, वॉइड एब इनिशियो की बात करता है। लेकिन जहां सेक्शन नंबर 12 आता है ये वॉइडेबिलिटीज की बात करता है, ऑप्शन ऑफ द अनदर पार्टीज के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 12 तक आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, निपटा दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेक्शंस की हम बात करते हैं साथियों, तो आपका सेक्शन नंबर 13 आता है। और सेक्शन नंबर 13 ऐसा है जो कि बार बार आपको फंसाने का काम करेगा और बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये डाइवोर्स होता क्या है, किस प्रकार से डाइवोर्स दिया जाता है, क्या डाइवोर्स देने का कोई कारण भी है, कोई तरीका भी है। तो जी हाँ साथियों, जब हम सेक्शन नंबर 13 को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे किस चीज़ की बात करता है, तो सेक्शन नंबर 13 जो है हमारा ये डायरेक्टली डाइवोर्स की बात करता है। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, तलाक की बात करता है। जब कभी आप कोर्ट में जाएंगे, जब कभी आप कोर्ट में ऑब्जर्व करने जाएंगे, कभी इंटर्नशिप में आप गए होंगे, कभी फैमिली कोर्ट आपको जाने का मौका मिला हो, तो वहाँ पे आपको देखने का तमाम फैमिली कोर्ट्स में आप अगर पहुंचते हैं तो तमाम डाइवोर्स के केस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों, तो ये सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत हमको डाइवोर्स के सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। अभी जब मैं आगे आपसे बताऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से थ्योरी होते हैं डाइवोर्स के, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करता हुआ आपको एक एक एलिब्रेट करता हुआ चलूँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली रेलिवेंट है। साथियों सिर्फ और सिर्फ 13 ही नहीं हमारा इंपॉर्टेंट है, 13 में तो हमको डाइवोर्स दे दिया है, 13A भी हमारे पास है, 13 कैपिटल A भी है। जो 13 कैपिटल ए कहता है ये अल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में बात करता है। किस चीज़ की बात के बारे में बात करता है साथियों, तो ये अल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में बात करता है। और अल्टरनेटिव रिलीफ हमको कहाँ मिलता है, जब हम ADR मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मीन्स कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को जब हम फॉलो करते हैं, जो कि हमारा 1996 का एक्ट है। इसी एक्ट के तहत हमको क्या होता है, हमको ADR मैकेनिज्म पहले फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद से हम क्या कहते हैं, हम जुडिशियल सेपरेशन हो सकते हैं या फिर हम डाइवोर्स ले सकते हैं। पहले हमारा केस कहाँ जाएगा, पहले हमारा केस जाएगा कहाँ पे जाएगा, तो वो अल्टरनेटिव रिलीफ के पास जाएगा, मीन्स कि ADR मैकेनिज्म से ही होकर के आएगा, डायरेक्ट आपको तलाक नहीं दिया जाएगा। क्योंकि स्टेट का ये मानना होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शादी को स्टेट क्या कर सकता है, सेफ कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, आपके परिवार को टूटने देने का मौका नहीं देता है। पहले आपको मौका देता है कि आप क्या करें, बात मान जाइए, आप दोनों लोग सुलह समझौता हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको 13A में देखने के लिए मिलता है। और 13B आपका सबसे खतरनाक होता है साथियों, यहाँ पे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है और डायरेक्ट ये हिट करता है कि 13B के अंतर्गत क्या डिफाइन किया गया है। तो 13B के अंतर्गत आपको डिफाइन किया गया है कि म्यूचुअल कंसेंट से क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। भैया मैं चाहता हूँ इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो मेरी पत्नी है, वो नहीं चाहती है मेरे साथ रहना चाहती हैं, कोर्ट में हम दोनों लोगों ने म्यूचुअल एग्रीड कर लिया कि ठीक है, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, ना ये मेरे साथ रहना चाहती हैं, क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। इसी को 13B कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मामला किसी का जाता है अगर फैमिली कोर्ट में, तो 13B का ही मामला जाता है। तो 13B तक तो आप लोगों ने यहाँ पे निपटा दिया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत
बहुत ही रेलिवेंट था यहाँ तक का चीज़ें। तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब साथियों, अब वन लाइनर को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वन लाइनर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैं आपके सामने क्या करता चलूँगा, एक एक करके रखता चलूँगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हर बार रेलिवेंट होगा। साथियों तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम लोगों ने सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चले हैं। मैंने आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ थी सभी की सभी चीज़ें को मैंने बताया है बाय द टाइमिंग, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवृत्त हुआ था। तो कब हुआ था, तो 18 मई 1955 को प्रवृत्त हुआ था। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है, कत्तई जहर क्वेश्चन इसको कहा जाएगा। कत्तई जहर, कत्तई जहर का मतलब हो गया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए है कि कब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू हुआ था। तो साथियों ये 18 मई 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है वन लाइनर, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है। हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हिंदू के अंतर्गत बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं और जैन आते हैं। ये आपके लिए गांठ बांध के रख लेना है। यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा क्या मुस्लिम भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं, तो जी बिल्कुल भी मुस्लिम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। या कोई और कास्ट दे देगा आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए। तो आप लोग सतर्क होकर के कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन दिया जाता है तो पैनिक नहीं हुआ जाता। सबसे पहले जीतने का यही मंत्र होता है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। भले से एक क्वेश्चन कम करिए, लेकिन जो क्वेश्चन करिए आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में पारसी सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जैन की जगह पे पारसी भी दे देगा कि क्या पारसी भी हिंदू के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे साफ साफ दे दिया कि पारसी इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं माना जाता है। किसके अंतर्गत, तो हिंदू के अंतर्गत पारसी को सम्मिलित नहीं माना गया है। नेक्स्ट वन लाइनर की अगर हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध किया गया था। तो कब किया गया था, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या किया गया था, हिंदू को कोडिफाई किया गया था। जो हिंदू मैरिज एक्ट है आपका, इसी हिंदू मैरिज एक्ट को कोडिफाई किया गया था। और मैंने आपको एक्ट नंबर भी बता दिया था कि एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको कोडिफाई करने का कार्य किया गया था। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ साथियों हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, ये सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होंगे। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह के अंतर्गत ये विवाह वैध हैं यदि वह किस किस प्रकार से विवाह होते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है। मृतक पत्नी की बहन से अगर विवाह करता है तो ये विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है तो ये वैध माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है तो ये विवाह क्या माना जाएगा, ये विवाह वैध विवाह माना जाएगा। किसके अंतर्गत, तो हिंदू विवाह के अंतर्गत। ये कंडीशंस है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट का दीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या जो मैं बता रहा हूँ ये वाकई में करेक्ट बता रहा हूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। आप पेपर देने के बाद हमारे इस सेशन को ओपन करिएगा और एनालिसिस करिएगा। अरे आएगा कहाँ से, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 29 तक के ही बीच में से तो पूछेगा। हिंदू मैरिज एक्ट अगर पूछेगा और वही सेक्शन 1 से लेकर के 29 तक मैं आपको बता दूंगा तो आएगा कहाँ से। अब चाइना के कानून से तो आएगा नहीं, पूछेगा ही नहीं। आगे कह रहा है हिंदू विधि लागू नहीं होती है। कहाँ पर लागू नहीं होती है साथियों, तो हिंदू विवाह जो होती है हमारा अनुसूचित जाति पर नहीं लागू होती है। अनुसूचित जनजाति के ऊपर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। पर जो अनुच्छेद 366 संविधान के एवं उपधारा 25 के अंतर्गत सदस्य हों उनके ऊपर लागू होती है। कह रहा है हिंदू विवाह 1955 धारा 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। ये रेफर भी कर दे रहा है कि अगर आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 2 को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिया है कि अनुसूचित जनजाति के ऊपर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड है लेकिन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है। तो हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आता है, बौद्ध आता है, सिख आता है और जैन आता है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, धारा 2 के सब क्लॉज ख के अंतर्गत ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट कर रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3C में परिभाषित है। किसको परिभाषित किया गया है, तो सजातीय बंधुओं को परिभाषित किया गया। सजातीय का मतलब क्या होता है, सपिंडास रिलेशनशिप्स को हमको क्या करने के लिए, हमको यहाँ पे सपिंडास रिलेशंस देखने के लिए मिलता है। कह रहा है किस मठ के महंत की कानूनी स्थिति होती है, तो मठ के प्रबंधक की जो होती है इसकी कानूनी स्थिति मानी जाती है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इररेलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंध को परिभाषित किया गया, तो धारा 3F में सपिंड रिलेशन को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। और ये डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एग्जाम्पल में उत्तराखंड जे में पूछा है 2011 में, फिर 2016 में पूछा है, MPHS 2007 में। ये बार बार ऐसा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हो सबका प्रिय क्वेश्चन माना जाता है। सपिंड नातेदारी लागू होती है, माँ की तरफ से
3 पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक, ये सपिंड रिलेशनशिप होता है। और साथियों ये सपिंड रिलेशनशिप अगर माँ की तरफ से देखें, अगर मदर की तरफ से देखें तो ये 3 जनरेशन तक लागू होता है, और अगर यही फादर की तरफ से देखते हैं तो ये 5 जनरेशन तक लागू होता है। और ये सपिंदास नातेदारी के अंतर्गत आता है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप ये जानिए कि अगर मदर की तरफ से सपिंदास रिलेशन को हम फॉलो करते हैं तो 3 जनरेशन करेंगे, अगर फादर की तरफ से करते हैं तो 5 जनरेशन करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, बाकी दुनिया जाए कहीं पे भी। नेक्स्ट कह रहा है सपिंड संबंध से संबंधित, सपिंड संबंध से संबंधित सिद्धांत आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो बरही विवाह से सिद्धांत पर ये आधारित है। आप देखते चलेंगे किस किस एग्जामिनेशन में क्या क्या वेटेज रहा है क्वेश्चन का। देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वही एज यूजुअल क्वेश्चन उठा करके आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही पता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन लेवल का है, और इस क्वेश्चन को लड़के ने क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके जाते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की वह धारा जो विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि धारा 5 है, धारा 5 के अंतर्गत 5 प्रकार के कंडीशंस बताए गए हैं। नेक्स्ट करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया। किसके बारे में? एक विवाह के बारे में। धारा 5 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एक विवाह सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू हैं, अगर 1955 के एक्ट से गवर्न हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप एक ही विवाह कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 5 का सब क्लॉज 1 बता रहा है। नेक्स्ट करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन द्विविवाह है। तो द्विविवाह क्या है? तो द्विविवाह शून्य, और धारा 5 सब क्लॉज 1 आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई साहब सतर्क हो जाइए, आप एक ही विवाह करेंगे, अगर एक से ज़्यादा विवाह किए तो विवाह आपका शून्य हो जाएगा। और शून्य किस प्रकार से होगा? तो वाइड एब इनिशियो होगा, शुरुआत से ही वो शून्य होगा। और शुरुआत से ही शून्य किस सेक्शन में आप पढ़े हैं? तो सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत वाइड एब इनिशियो आप पढ़ करके अभी आए हैं। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह मान्य होगा किंतु दंडनीय होगा। क्या होगा साथियों? विवाह तो मान्य होगा लेकिन विवाह जो होगा वो दंडनीय होगा। और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है? धारा 5 एवं धारा 18 के अंतर्गत ये दोनों कंडीशंस हमको देखने के लिए मिल रही है। धारा 5 भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और धारा 18 भी पूछा जा सकता है। तो जब आपको देगा या तो धारा 5 देगा या तो धारा 18 ऑप्शन में देगा, ठीक, दोनों या तो दोनों देगा तो इसी टाइप में देगा। नेक्स्ट कर रहा है किन्हीं दो हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी जो एक दूसरे के सपिंड हैं मान्य होगा यदि रूढ़ि या प्रथा जिनके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है उनके बीच शादी को स्वीकृति देता है। अगर दोनों एक दूसरे के सपिंड हैं, अगर सपिंडास रिलेशन उनको वहाँ पे क्या दे रहा है? उनकी जो रूढ़ी हैं, जो उनके प्रथा हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, अगर वो इनके यहाँ पे इजाज़त देता है तो क्या कर सकते हैं? वो इस प्रकार से शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह से संबंधित एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 विवाह सुनने का कारण नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी लड़की का अगर शादी हो रहा है, अगर उसका चरित्र खराब है तो इस प्रकार का गाइडलाइन नहीं हिंदू मैरिज एक्ट में दिया है कि उसका विवाह क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार से कोई गाइडलाइन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह के अंतर्गत, हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों की शादी मान्य होती है। जो सपिंड पक्षकार होते हैं उनकी शादी को क्या किया जाता है? मान्य किया जाता है यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति देती हैं। क्योंकि रूढ़ी और प्रथा को भी हम लोग क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं हम कानून मानते हैं। किसी भी प्रकार का अगर रूढ़ी है जो हमारे समाज में निरंतर चला आता रहा है, कैसा चला रहा है? कंटिन्यूटी में चला रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको एज ए लॉ के तरह पे हम लोग ट्रीट करते हैं। और वही कह रहा है शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति दे तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 5 की सब क्लास 5 वहाँ पे क्या करती है? आपको किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैध विवाह की बात कर रहा है। कह रहा है वैध विवाह के अंतर्गत अनिवार्य संस्कार है। तो हिंदू विवाह 1955 के अंतर्गत जो वैध विवाह का अनिवार्य संस्कार है वो कौन सा है? किसी एक पक्षकार के प्रथागत आचार एवं संस्कार के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह के पंजीकरण से संबंधित है? तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि आपको सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत ही क्या करना है? अपने मैरिज को क्या करना है? रजिस्टर्ड कराना है। और आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं सिर्फ आप उस क्वेश्चन पे फोकस्ड हो जाएंगे तो मान के चलिए अगर हिंदू मैरिज एक्ट से, अगर हामा एक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है
किस वाद विनिश्चय में केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है? तो सीमा बनाम अश्वनी कुमार का एक मामला आया था और इसी मामले में आपको क्या दिया गया था, एक गाइडलाइन प्रिंसिपल दिया गया था और इसी गाइडलाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो जो हिंदू विवाह का पंजीकरण का प्रावधान है ये किस प्रकार का प्रावधान करता है? एक विवाह के बारे में हमको बताता है। अगर हम हिंदू विवाह को पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विवाह को मान्यता देता है, ये द्वि विवाह को मान्यता नहीं देता है। मीन्स की बाईगेमी नहीं करने के लिए कहता है। ये कहता है भाई साहब अगर आप भारत में हैं और हिंदू मैरिज एक्ट से आप गवर्न हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक विवाह कर सकते हैं। एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया गया हो, परंतु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो, किसी भी तरह से विवाद की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। और साथ ही आपको ये बता दिया गया है कि धारा 8 के अंतर्गत आपने अगर अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया है तो ये किसी भी प्रकार से आपको क्या करेगा, आपको किसी भी प्रकार से पेनलाइज नहीं करेगा। मीन्स कि आपको किसी भी प्रकार से दंड नहीं देगा। ये नहीं है कि अगर आप हिंदू भी हैं और धारा 8 के अंतर्गत आपने मैरिज को अपने रजिस्टर नहीं कराया तो आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो नहीं, आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, वो मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी शादी को रजिस्टर कराना तो आप रजिस्टर कराइए, नहीं चाहते हैं तो नहीं कराइए। इसके लिए नॉमिनल आपको क्या दिया है, यहाँ पे नॉमिनल एक पेनलाइज फाइन दिया है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का उपबंध किस धारा में है? तो साथियों मैंने आरसीआर के बारे में आपको बताया था और वही आरसीआर आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो धारा 9 के अंतर्गत आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को क्या सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? यह कि प्रार्थी ने बिना युक्त कारण साथ रहना छोड़ दिया है। यहाँ पे उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई तुम कारण बताओ ना कि किस कारण से तुम उसको छोड़ रहे हो। जब तक तुम कारण नहीं बताओगे तब तक कैसे कोर्ट को पता चलेगा? तो ये वहाँ पे उसको क्या बताना पड़ेगा, युक्त मीन्स कि रीजनेबल कारण बताना होगा। ये नहीं कि उलूल जुलूल जो भी हमारा मन कर रहा है वो बता दें, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद के तहत विचार किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का मामला आया था और इसी सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में ये विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार किस वाद में किया गया था? तो टी सरिता बनाम टी वेंकट सुबैया का एक मामला आया था और धारा 9 की संवैधानिकता की क्या, जो धारा 9 हमारा बात कर रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात कर रहा है, क्या ये ओरिजिनली संवैधानिक की है कि कहीं हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं कर्टेल कर रहा है? तो इसकी जांच किसके द्वारा की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। और केस का अगर हम नाम जानते हैं तो टी सरिता बनाम टी वेंकट सुबैया का ये मामला था, इसी मामले के अंतर्गत बताया गया था। नेक्स्ट कह रहा है पत्नी पति गृह से दूर नौकरी करती थी और इस कारण पति से अलग रहती थी। पति ने नौकरी छोड़कर अपने साथ रहने के लिए पत्नी से कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। क्या यह दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना का अधिकार हो सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। इस प्रकार का आप नहीं ग्राउंड दे सकते हैं कि वो मेरे साथ नहीं रह रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ छुटकारा पाना चाहता हूँ। नहीं, इस प्रकार के आप ग्राउंड को वहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं। आपको रीजनेबल बताने की आवश्यकता होगी। जो वर्ड दिया है युक्त रीजनेबलिटी की बात की जा रही है, उलूल जुलूल बातों की नहीं की जा रही है। भारतवर्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के न्यायिक निर्णय को निष्पादित किया जा सकता है तो प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत ये किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यथित पक्षकार, व्यथित का मतलब होता है जो पीड़ित पक्षकार है, जो यहाँ पे परेशान पक्षकार है, कह रहा है व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। कहाँ पर कर सकता है? तो केवल जिला न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत क्या कर सकता है? आरसीआर की डिग्री के लिए फाइल कर सकता है मामला कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को अपना स्थापित करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विधि के अंतर्गत जहां पति ऐसे
अवस्था उत्पन्न करता है कि पत्नी अपने शादीशुदा घर को छोड़ देती है, विवश हो जाती है तो वो अलग रहने लगती है, तो पति आणविक रूप से परित्याग करने का दोषी यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर न्यायिक पृथक्करण कर दिया गया है, जो कि जुडिशियल सेपरेशन कर दिया गया है, तो इसका हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैवाहिक संबंध को क्या किया जाएगा, स्थगित रखा जाएगा। मीन्स वैवाहिक संबंध स्थगित रखने का तात्पर्य ये होता है कि विवाह जैसे रिलेशन तो रहेंगे, लेकिन आप दोनों लोग क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। वैवाहिक संबंध को क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए वहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। यही देखने के लिए यहाँ पे मिलता है सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग। लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपाणी बनाम मीना किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है। तो ये जो अभितेजन का सिद्धांत है, इसी अभितेजन के सिद्धांत पे ये हमारा लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपाणी बनाम मीना का मामला हमारा रिलेट करता है। कर आणविक अभितेजन से संबंधित मामला है, तो कौन सा है, ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा का यहाँ पे मामला आणविक अभितेजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसकी बात करते हैं साथियों, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभितेजन की न्यूनतम अवधि क्या है। तो अभितेजन अगर आपको उसको त्याग करना है, रिनाउंस करना है, तो 2 वर्ष की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक न्यूनतम अवधि दी गई है, और इसी 2 वर्ष के न्यूनतम अवधि को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैवाहिक संबंध क्या रहेगा, वैवाहिक संबंध यहाँ पे स्थगित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये किस केस में पूछा गया है साथियों, तो सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में ये बताया गया है कि आपका आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 का क्या नहीं करता है, किसी भी प्रकार से कर्टेल, किसी भी प्रकार से वायलेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथों में जो है उसमें यदि सभी के सभी कांटे ही हैं, तो उस गुलाब को क्या करना चाहिए, उस गुलाब को फेंक देना ही उचित होता है। इस कथन का संबंध क्या है, तो इस कथन का संबंध है तलाक। मान लीजिए कि आप दोनों लोगों की रोज़ पटका पटकी हो रही है, रोज़ कूट मार पिटाई हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, अब उसको छोड़ ही देना उचित है। तलाक सहमति से विवाह विच्छेद, जो कि हम कहाँ बता रहे थे, 13B के अंतर्गत बता रहे थे, म्यूचुअल डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हिंदू विवाह में वर और वधू 2 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष ले लेते हैं, यह विवाह क्या होगा, यह विवाह माना जाएगा शून्य माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सप्तपदी एक अच्छा पदी माना गया और सप्तपदी को क्या किया जाता है, पूरा भी किया जाता है। नेक्स्ट करा एक नपुंसक की शादी की प्रवृत्ति क्या होगी, तो साथियों ये शून्यकरणीय होगी। और मैंने आपको ये बताया है शून्यकरणीयों के बारे में, वाइडेबल मैरिज के बारे में, कि ये क्या होता है, ये जो होता है ऑप्शन ऑफ द पार्टीज पे डिपेंड करता है, एक पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शादी को क्या वाइड डिक्लेयर कराना चाहता है कि उसी के साथ जीवन यापन करना चाहता है। कर हिजड़े के साथ किया गया विवाह क्या होता है, तो साथियों अगर आप किसी अकिंचन के साथ मीन्स कि किसी हिजड़े के साथ अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह आपका शून्यकरणीय होगा, मीन्स कि वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा, वॉइड एबल होगा, जो कि सेक्शन नंबर 12 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कर रहा है प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलग किसी अन्य किसी व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाता है तो विवाह को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे विवाह को क्या बनाया जा सकता है, तो शून्यकरणीय बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। आप कोर्ट में जाइए, बताइए ये किसी और से क्या थी, ये किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी, और इस चीज़ को एट द टाइम मैरिज के टाइम इन्होंने क्या किया था, हमसे कंसील किया था, हमसे छुपा करके रखा था, और मैं अपनी शादी को क्या करना चाहता हूँ, अब अपनी शादी को शून्य कराना चाहता हूँ। तो ये पति के पास ऑप्शन होता है कि वो जाएगा और रिलीफ उसको कोर्ट ऑफ लॉ ग्रांट करेगी। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अभित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम समय कितना होना चाहिए साथियों, तो 2 साल का यहाँ पे समय की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, कर रहा है हिंदू विवाह के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय से किस प्रकार के विवाह की अकृत्यता की अज्ञप्ति लेनी अनिवार्य है। तो शून्यकरणीय विवाह हेतु यहाँ पे अकृत्यता की अज्ञप्ति लेना अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट साथियों कर रहा है भारतवर्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का निष्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके एवं गिरफ्तार करके दोनों के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि बार बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो एक हिंदू पति द्वारा जारकर्म का आधार है, अगर किसी भी हिंदू पति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई जारकर्म किया जाता है तो तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का ये ग्राउंड यहाँ पे बनता है।
धारा 10 और धारा 13 में भी आप लोगों को पता है धारा 10 में क्या बनता है और धारा 13 के अंतर्गत क्या बनता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के आधार दिए गए। तो न्यायिक पृथक्करण के आधार मीन्स की जुडिशियल सेपरेशन का आधार कहाँ पर दिया गया है, तो धारा 10 के अंतर्गत आपको जुडिशियल सेपरेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको डील करा रखा है। नेक्स्ट करा एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट कर रहा है प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्ण याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को बना सकता है। तो विवाह को क्या बनाए देगा साथियों, ये विवाह को शून्यकरणीय कर देगा, वाइडेबल कर देगा। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्वेश्चन को देख करके खुश हो जाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल देखने के लिए मिलेगा और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरह के भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दस्ताने बनाम दस्ताने किससे रिलेटेड मामला है तो साथियों तो मानसिक क्रूरता होती है, इसी मानसिक क्रूरता से रिलेटेड आपका दस्ताने बनाम दस्ताने का मामला है। कर इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला किससे है, तो मुस्लिम पति का भरण पोषण से रिलेटेड इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। नेक्स्ट कर रहा है लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मामला किससे है रिलेटेड साथियों, तो ये द्वि विवाह से रिलेटेड आपका मामला है। हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह का मामला किससे है, दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना से। और ये आपके चारों मामले क्या होते हैं, बहुत ही रेलिवेंट होते हैं जब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को और भी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा और आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं आपके लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट पे भी क्या करूँगा, इसी टाइप का वन लाइनर सीरीज लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसानी से कवर हो सकता है। बाकी और भी मैंने सेशन कंडक्ट करवाया है, जैसे मैंने वन लाइनर IPC का सेशन कंडक्ट करवाया है, साथ ही साथ मैंने जूरिस्प्रूडेंस का भी सेशन कंडक्ट करवाया है और साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस कराया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जा करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में आप वॉच करिएगा, सारी चीज़ें आपको एज यूजुअल मिलेंगी। और अगर आपको PDF चाहिए सभी का तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। देखिए कह रहा है यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड हैं तो विवाह क्या होगा, तो विवाह यहाँ पे शून्य मान लिया जाएगा। और सपिंदास रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मदर के तरफ से 3 पीढ़ी और फादर के तरफ से 5 पीढ़ी, इसको क्या कहते हैं, इसको सपिंदास रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक कह रहा है अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किया गया कोई विवाह शून्य माना जाएगा यदि उसके पक्षकार एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के अगर सपिंड होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने बड़े भाई की विधवा वो से विवाह करता है, यह विवाह क्या होगा साथियों, तो यह विवाह जो होगा ये विवाह शून्य माना जाएगा, वाइड एब इनिशियो माना जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्यता नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है को एक 28 वर्षीय हिंदू है ख से जो कि 25 वर्षीय हिंदू है रीति रिवाज के अनुसार विवाह करता है। यह पता चलता है कि विवाह के समय ख किसी अन्य व्यक्ति क से नहीं से गर्भवती है, को एवं ख के बीच विवाह होगा तो शून्यकरणीय होगा, क्योंकि गर्भवती का मामला अलग होता है और यहाँ पे सीधे के सीधे उसके चरित्र पे ऊपर आ जाता है। तो इस विवाह को क्या किया जा सकता है, इस विवाह को ऑप्शन ऑफ द पार्टीज पे है कि वो क्या करना चाहता है, विवाह को शून्य कराना चाहता है या शून्यकरणीय कराना चाहता है। नेक्स्ट कर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि कोई विवाह धारा 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन अगर कर रहा हो कहीं से। तो नेक्स्ट करा एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचरणों एवं संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकता है, तो वर या वधु दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। और आप सभी चीज़ों को देखते चलिए, ऑब्जर्व करते हुए चलिए। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि वह पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो। तो अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पे शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को बना सकता है, तो शून्यकरणीय बना सकता है, बना नहीं सकता है, वो डेफिनेटली बन ही जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाएगी धर्मज, किंतु केवल अपने माता पिता की संपत्ति का ही वारिस वो माना जाएगा, बाकी किसी के संपत्ति का वो वारिस यहाँ पे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि
क एक 28 वर्षीय हिंदू है, ख जो एक 25 वर्षीय हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज से विवाह करता है। यह पता चलता है कि विवाह के समय ख किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती, वो विवाह क्या होगा, ये विवाह शून्यकरणीय होगा और धारा 12 को आप क्या करेंगे, रेफर करेंगे। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आप इसको ध्यान दीजिएगा। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किया गया विवाह शून्यकरणीय नहीं माना जाएगा। पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं, अगर पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाता है तो विवाह को क्या बना सकता है, तो विवाह को शून्यकरणीय बना सकता है, जो कि धारा 12 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति क्या होगी साथियों, तो शून्यकरणीय होगी और धारा 12 यहाँ पे रेफर कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को क्या बना सकता है, तो शून्यकरणीय बनाया जा सकता है, शून्यकरणीय होगा। साथियों इस प्रकार से आपको घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन दे रहा है जिससे कि आप कहीं भी फंसने का काम न करें। कह रहे हैं रूढ़िगत आचरण का नियम है जिसका सामान्य समाज में पालन किया जाता है, जैसे घास के मैदान में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, इसी प्रकार से जीवन के प्रतिदिन के व्यवहार से रूढ़ी जन्म लेती है। यह कथन हॉलैंड महोदय के द्वारा कहा गया है। क्योंकि ये निरंतर चला आ रहा है, 50 साल से चला आ रहा है, 100 साल से ये चला आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग रूढ़ी कहते हैं। और ये एक बाइंडिंग सोर्सेज के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इजाज़त दिया है। नेक्स्ट कह रहा है एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है, यह विवाह क्या होगा, विधिमान और दंडनीय होगा, क्योंकि उम्र देखिए एज से क्या होता है, यहाँ पे पनिशेबल किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह करता है। हिंदू विवाह में यह शादी वैध तो होगी, लेकिन जो विवाह करा रहा है चच्चा उसको दंड भी यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष की लड़की का शादी नहीं होता है। विवाह के समय दोनों में से यदि कोई पक्ष चित्त विकृत एक के परिणाम स्वरूप विधिमान ने सहमति देने में असमर्थ हो तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा, शून्यकरणीय घोषित किया जाएगा, शून्य नहीं शून्यकरणीय घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है विवाह विच्छेद, धारा 13 के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह एक तलाक दिए जाने का आधार नहीं है, मीन्स की धारा 13 के अंतर्गत तलाक दिए जाने का अधिकार नहीं है। विवाह का सुधार्य विखंडन यहाँ पे ये तलाक देने का अधिकार यहाँ पे नहीं रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे रीजनेबल आपको ग्राउंड बताने की आवश्यकता हो रही है। कर आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत किस विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में समाविष्ट किस वर्ष में किया गया था साथियों, तो जो आपसी सहमति से तलाक की बात की जा रही है तो ये 1976 में किया गया था, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है। नेक्स्ट करा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत तलाक का आधार नहीं है, तो धर्म परिवर्तन जो होता है तलाक का यहाँ पे ग्राउंड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर्णित द्विविवाह संबंधित है, तो बहुपत्नी एवं बहुपतित्व से ये संबंधित है। नेक्स्ट कर रहा है एक हिंदू पति द्वारा जारकर्म विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार हो सकता है। जारकर्म अगर किया जा रहा है तो विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का ग्राउंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये फर्निश कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए पति या पत्नी को कितना आधार प्रदान है, तो धारा 11 आधार यहाँ पे प्रदान किया गया है, और इसी 11 आधारों पे क्या किया जा सकता है, दोनों के द्वारा तलाक लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कह रहा है विवाह विच्छेद का विघटन का सिद्धांत, जो विवाह विच्छेद होता है विघटन का सिद्धांत होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रेक डाउन थ्योरी के नाम से जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिबिंबित होता है, तो कहाँ ये होता है, तो धारा 13 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये हमको ब्रेक डाउन थ्योरी देखने के लिए मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साथियों हमको ब्रेक डाउन थ्योरी ही देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये इतना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। जब हम ब्रेक डाउन थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन थ्योरी तो देखने के लिए आ ही रहा है, साथ ही साथ मैं आपको एक दो चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1 मिनट का आप हमको टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन थ्योरी सबसे पहले आ रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है एक मामला भी आता है। इसमें मामला आता है साथियों अगर आप देखेंगे तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आएगा, और उसके बाद से यहाँ पे ब्रेक डाउन थ्योरी आ रहा है और फॉल्ट थ्योरी आ रहा है। किस चीज़ की थ्योरी आ रही है, तो यहाँ पे एक फॉल्ट थ्योरी भी आता है, और फॉल्ट थ्योरी से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फॉल्ट थ्योरी की हम बात करते हैं कि फॉल्ट थ्योरी से आपको किस प्रकार से डाइवोर्स चाहिए, तो ये फॉल्ट थ्योरी का जो यहाँ पे केस आएगा ये आएगा
यस दस्ताने वर्सेस दस्ताने का मामला आएगा। किसका मामला आएगा साथियों? तो दस्ताने वर्सेस दस्ताने का मामला आएगा। अगर फॉल्ट थ्योरी से रिलेटेड पूछता है कि फॉल्ट थ्योरी से अगर डाइवोर्स आपको प्राप्त करना है तो इससे रिलेटेड कौन सा मामला इंपॉर्टेंट है? तो इससे रिलेटेड है दस्ताने बनाम दस्ताने का मामला। सेकंड साथियों का है, अगर म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी से किससे म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी से अगर आपका विवाह डाइवोर्स होता है तो इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट केस लाएगा? तो हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर का ही कौन सा? हितेश HITES हितेश भटनागर BHATNAGAR हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर का केस आएगा। और इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, किसकी? इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन थ्योरी की हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो केस ला आएगा वो नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का केस आएगा। कौन सा? नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का केस आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताने का भरपूर प्रयास किया। जहाँ तक हो सकेगा, जो भी चीज़ें हो सकेगा वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताने का डेफिनेटली प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि परित्याग की दशा में पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि क्या पत्नी को साबित करना पड़ेगा? पति द्वारा उसको त्याग दिया गया, ये पत्नी को साबित करना पड़ेगा। बी में कह रहा है पति द्वारा बिना किसी युक्त कारण एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा बिना उसकी सहमति से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है पति द्वारा उसकी जानबूझकर उपेक्षा की गई है। सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? पत्नी को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। भाई आपको रीजनेबल कारण बताना पड़ेगा ना कि क्यों आपको डाइवोर्स चाहिए, क्यों आप अपने पति को छोड़ रही हैं। तो भाई बिना कारण बताए तो घर पे भी कोई नहीं मानता, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसको तो सबूत चाहिए ना, अब वो भी उचित रीजनेबल चाहिए। नेक्स्ट करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में से कौन सी धारा अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद का आधार से संबंधित है? तो धारा 13 का सब क्लॉज सेकंड की बात कर रहा है। नेक्स्ट करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया है। प्रथम पत्नी एवं द्वितीय पत्नी और पश्चातवर्ती पत्नी या पत्नियों को यहाँ पे अधिकार इस प्रकार से दिया गया। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत पत्नी के लिए तलाक का आधार है। पत्नी के लिए किस प्रकार का तलाक का आधार है? तो पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी अगर होता है तो यहाँ पे क्या कर सकती है? पत्नी भी तलाक मांग सकती है। ठीक के अंतर्गत पत्नी को तलाक का आधार है। अब यहाँ पे ये पत्नी को तलाक का आधार यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट करा प्रार्थी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका में न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करना किस धारा के अंतर्गत उचित समझेगा? तो धारा 13 सब क्लॉज क के अंतर्गत ये उचित समझेगा। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं? तो धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से म्यूचुअल कॉन्सेंट से यहाँ पे क्या किया जा सकता है? डाइवोर्स को ग्रांट कराया जा सकता है, जो कि मैं आपको शुरू से ही ये बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट करा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति व पत्नी कितने समय से अलग रह रहे हैं? तो 1 वर्ष से अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल किया जा सकता है। ओ और बो ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत एक आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया। आवेदन प्रस्तुत करने के 18 माह की समाप्ति के बाद वो अपनी आपसी सहमति वापस ले ले, सही वैधानिक स्थिति का चुनाव करें। वो किसी भी समय अंतरिम डिग्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति को क्या कर सकता है? यहाँ पे वापस ले सकता है। और ये एक आपसे यहाँ पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना करके पूछा गया है। नेक्स्ट कर है एक विवाह विच्छेद की अज्ञाप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उनकी यह अक्षमता संपूर्ण मानी जाती है। तो आप लोगों ने इसको भी ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक विवाह विच्छेद, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है। निम्न में से किस अधिनियम में? ये हिंदू विवाह अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में मेंटेनेंस की बात की जा रही है। साथियों किस चीज़ की बात की जा रही है? मेंटेनेंस की। तो आपको मेंटेनेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि CRPC भी हमको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन नंबर 125 से लेकर के सेक्शन नंबर 128 के बीच में हमको CRPC के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिलता है। साथ ही साथ हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भी हमको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ जब हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें भी मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एक हिंदू पिता को पूर्वजों की चल संपत्ति को युक्त सीमा के अंदर दान देने की शक्ति है। अपने पुत्र की सहमति के बिना भी दान देने की उसकी क्या है? यहाँ पे हैसियत है। नेक्स्ट कर है विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित होने के दौरान पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है तथा उसकी अक्षमता ऐसे करने के लिए अत्यांतिक है।
नेक्स्ट कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह संस्तुतित किया कि विवाह की असुधार्य विवाह विच्छेद का एक आधार है? तो जॉर्डन डिंडे बनाम MS चोपड़ा के मामले में ये देखने के लिए आपको मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पति पत्नी का विवाह पूर्व यौवन संबंध विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण व विधवा की अकृत्यता को संवैधानिक आधार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। तो मिर्गी जो होता है धारा 13 के अंतर्गत ये विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। कह रहा है एक हिंदू पति द्वारा जारकर्म तलाक का न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। मीन्स कि अगर जारकर्म किया जा रहा है तो ये तलाक का भी ग्राउंड आपको फर्निश कर रहा है और साथ ही साथ न्यायिक पृथक्करण मीन्स कि जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड आपको यहाँ पे ये फर्निश कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वाद विनिश्चय में अवधारित किया गया है कि दहेज की मांग करना पत्नी के प्रति क्रूरता है? तो शोभा रानी बनाम सुदर्शन बनाम मधुकर रेड्डी का मामला है और इसी मामले में आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है। कितने दिन के बाद? 1 वर्ष के बाद यहाँ पे याचिका लाई जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 याचिका दायर करने पर रोक लगा सकती है। विवाह विच्छेद की याचिका पर यह क्या कर सकती है? इस प्रकार से रोक लगा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका पर विवाह की तिथि से 1 वर्ष तक का वर्जन है। धारा 14 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला अग्रवाल क्रूरता निर्दयता और क्रूरता से रिलेटेड मामला है। गीता मागवानी बनाम जगदीश मागवानी का मामला है, अभितेजन से रिलेटेड है। मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल का मामला है, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। विष्णु प्रकाश शर्मा बनाम शीला देवी का मामला है। तो ये सप्तपदी से रिलेटेड मामला है और ये सारी मामले आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली रेलिवेंट माने जाते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था मानसिक क्रूरता से संबंधित दास्ताने बनाम दास्ताने का ये मामला आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट साबित होगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी हिंदू द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध की गई अपील की लंबिता के दौरान दूसरा विवाह करना निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दूसरा विवाह करना यहाँ पे शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत मिर्गी विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। मिर्गी जो होता है साथियों विवाह विच्छेद का एक आधार नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उस दशा में धारा 15 के अंतर्गत तलाकशुदा व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा यदि विवाह तलाक की अज्ञप्ति द्वारा भंग कर दिया गया। अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने की समयावधि अपील पेश किए जाने के बिना समाप्त हो गई हो तो। नेक्स्ट कह रहा है एक विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मामला आपका कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है और आप इधर क्या करने लगे, आप दूसरी शादी मनाने लगे। इस प्रकार के करने का अधिकार आपको हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 15 आपको नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 संबंधित है शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यजनों के धर्मजता से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कर रहा है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह की संतान होती हैं धर्मज होती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ना आपको सारे के सारा एक्ट है। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाएगी धर्मज, किंतु केवल अपने माता पिता की संपत्ति के ही वसीयत हो सकता है, अपने पूर्वजों की संपत्ति के वसीयत वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया है। तो द्विविवाह का प्रतिषेध धारा 17 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 3 में प्रावधानित विवाह के लिए आयु की शर्त का उल्लंघन का प्रावधान किस धारा में किया गया है साथियों? तो धारा 18 सब क्लॉज क के अंतर्गत अगर आप आयु का उल्लंघन का प्रावधान करते हैं तो आपको यहाँ पे पेनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 सब क्लॉज को उपबंधित करती है कि धारा 5 के खंड थर्ड धारा 5 देखिए बार धारा 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन दंडनीय होगा। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से आपको क्या किया जा सकता है? आपको दंडित किया जा सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। कर 22 वर्ष का एक वर्ग 15 वर्ष की एक वधु से विवाह करता है। हिंदू विवाह में ऐसा विवाह क्या होगा? वैध होगा किंतु दंडनीय होगा, क्योंकि 18 वर्ष से नीचे की लड़की से आप शादी करना यहाँ पे दंडनीय अपराध माना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है एक हिंदू पति अपने पत्नी की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिता होगी। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत ये क्या होगी? यहाँ पे
दायित्वाधीन है वो ले सकती है। अधिनियम के अधीन कोई अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा सकेगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय की सीमाओं के अंतर्गत है। विवाह के पक्षकारों में अंतिम एक साथ निवास नहीं किया हो, जहां पर उन्होंने निवास नहीं किया होगा उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है। पति और पत्नी दोनों को यहाँ पे प्राप्त है। नेक्स्ट कर रहा है, एक हिंदू लड़की बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है, उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण से पहले से है, उसके मध्य विवाह विधि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या माना जाएगा? अगर इस प्रकार का भी विवाह होता है तो ये विवाह शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विवाह विधियां संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार अवयस्क संतान के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए आवेदन पत्र कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान का निराकरण किया जा सकेगा। कितने दिनों में सूचना पत्र की तामील के दिनांक के 60 दिन के अंतर्गत ये आपको करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम की वह धारा जो कार्यवाहियों को बंद कमरे में करने की उपबंध करती है, तो ये कौन करती है? तो धारा 22 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 और 24 का एक संशोधन द्वारा लोप कर दिया गया है। तो कहाँ पे कर दिया गया है? तो धारा 2005 के अंतर्गत यहाँ पे एक लोप कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23 क के अंतर्गत जो विवाह विच्छेद अथवा अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष प्रदान करने के लिए आश्रयित है, किसके द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो संशोधन अधिनियम के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे कह रहा है कि वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों वादकालीन भरण पोषण का जो आप दावा कर सकते हैं वो धारा 24 आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का प्रावधान करती है? तो धारा 24 ये प्रावधान करती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दिए गए उपचार एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। जो भी यहाँ पे उपचार दिए गए हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से क्या माने जाएंगे? स्वतंत्र माने जाएंगे। नेक्स्ट साथियों कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है, पति एवं पत्नी दोनों को प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अधीन निर्वाह व्यय का आदेश दे सकता है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय के द्वारा ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, अधिनियम की धारा 27 आकर्षित होती है जबकि विवाह में या विवाह के समय भेंट की गई संपत्ति अभिकथित रूप से होती है, संयुक्त रूप से पति पत्नी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी बीमारी, अपंगहीनता या अंग वक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। धारा 28 के अनुसार ये बातें आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेश या डिक्री की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जा सकती है? तो आपको एक लिमिटेशन पीरियड देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 90 दिन का आपका लिमिटेशन पीरियड मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों ने एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह होगा, विवाह विधिमान होगा। धारा 29 ये बात सही से कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों ने एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह होगा तो विवाह वैध होगा। और ये बात कौन करता है? तो धारा 29 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और धारा 30 तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था, रिपील्ड हो गया। तो साथियों ये था आपका आज का पूरा सेशन जो कि हमने यहाँ पे आपको कंडक्ट करा दिया। अब साथियों अब आप लोगों का काम है कि अब आप लोग इसको क्या करेंगे? अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। जो पॉसिबल चीज़ें थी, जो हमको बताने की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 29 तक मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में ही एनालिसिस किया पहले, साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्म में भी, वन लाइनर सीरीज़ में भी मैंने आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया। जो भी केस लॉ बन सकते थे उन सभी केस लॉ को भी मैंने बताने का कोशिश किया, साथ ही साथ मैंने आपको याद कराने का भी कोशिश किया है। तो साथियों ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? इन टोटलिटी एक जगह रखेंगे और आप इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे करके आप इसको याद करेंगे। साथियों सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 13 तक मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका दिया था शैडो, दिया था मैंने शैडो करके बताया था। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया था।
A में आपको एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट्स के बारे में बताया था, D में आपको डेफिनेशन बताया था और O में आपको ओवरराइडिंग इफेक्ट्स बताया गया था। तो सेक्शन नंबर 1 ये हो गया, सेक्शन नंबर 2 ये हो गया, सेक्शन नंबर 3 ये हो गया और सेक्शन नंबर 4 ये हो गया। ठीक, ये आपने देख लिया। फिर सेक्शन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो साथियों इसमें 5 में 5 मारी है। क्यों 5 में 5 मारी है? क्योंकि सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत 5 कंडीशंस को आपको बताया गया है। सेक्शन नंबर 6 तो है ही नहीं है, तो बिल्कुल इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सेक्शन नंबर 7 में 7 मारी है। 7 में 7 इसलिए मैं मारने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत। और सेक्शन नंबर 8 में आपको क्या मिलता है साथियों, तो यहाँ पे आप अपनी शादी को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिर बैठने लगी कि सेक्शन नंबर 8 में आप क्या कर सकते हैं, अपने शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 को अब यहाँ पे रखते हैं। सेक्शन नंबर 9 में RCR की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। फिर सेक्शन नंबर 10 में हम क्या बात करते थे, तो सेक्शन नंबर 10 में हम जुडिशियल सेपरेशंस की बात कर रहे थे, मीन्स की न्यायिक पृथक्करण के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम सेक्शन नंबर 11 में क्या बात कर रहे थे, तो वॉइड की, और ये कैसा वॉइड है साथियों, तो वॉइड एब इनिशियो के बारे में हम सेक्शन नंबर 11 में देख रहे थे। अगर सेक्शन नंबर 12 की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे वॉइडेबिलिटीज़ के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे, तो साथियों वॉइडेबिलिटीज़ के बारे में देख रहे थे। तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 12 तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हमारे पास जो भारी भरकम सेक्शन आता है साथियों, सेक्शन नंबर 13 आता है, जो कि हमारा किस चीज़ से डील करता है, तो सेक्शन नंबर जो 13 होता है साथियों, ये हमारा डाइवोर्स से डील करता है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि डाइवोर्स से अगर डील करता है तो सबसे पहले चीज़ क्या ये डील करता है, तो सबसे पहले ये डील करता है, यहाँ पे मैंने डाइवोर्स की थ्योरीज़ के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सा डाइवोर्स होता है, किस किस प्रकार से किसी को भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो साथियों अगर हम सेक्शन नंबर 13 की हम ऑफिशियली बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड होता है एडल्ट्री। एडल्ट्री भी एक क्या होता है, एक ग्राउंड होता है जिसके आधार पे क्या किया जा सकता है, एडल्ट्री के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे तलाक ले सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है। और हमारे पास क्या ग्राउंड होता है साथियों, तो क्रूएलिटी पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये क्रूएलिटी का भी मामला आपके लिए इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। फिर उसके बाद से एनिमस डिसर्शन होता है, मीन्स की डिजर्शन होता है। डिजर्शन मीन्स की अभित्यजन कर देने पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं। डिजर्शन का मतलब होता है आपने त्याग दिया, आपने समाज को ही क्या कर दिया, यहाँ पे त्याग दिया, तो भी आप क्या कर सकते हैं, तभी भी आप यहाँ पे ये डाइवोर्स ले सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल चीज़ें थी साथियों, उन सभी पॉसिबल चीज़ों को मैं यहाँ पे बताते हुए चला हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली रेलिवेंट साबित होंगी। साथियों इस सेशन को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपसे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है ना, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप लॉ विथ रोनी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे PDF भी आपको एज यूजुअल मिल जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट एग्जामिनेशन की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। सिर्फ प्री की ही नहीं मिलेंगी, मेंस की भी आपको मिलेंगी, साथ साथ आपको इंटरव्यू का भी मैं गाइडेंस आपको करूँगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको शेयर जरूर करिएगा साथियों। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा लगे तो पॉजिटिवली कमेंट भी हमको करिएगा। थैंक यू।